3-4 दिन से लगातार गूगल के एंड पे कुछ इशू चल रहा है बड़े लेवल पे, और गूगल कह रहा है कि उसको ठीक करने के लिए बहुत बड़ी टीम बिठाई हुई है। देखते हैं कब तक ठीक होगा। तब तक हमने ऑल्टरनेटिव अपना ये सोर्स बना लिया। अब इस पे आपकी क्लासेस चलेंगी। उम्मीद करते हैं सैटरडे संडे देखो वहां अगर ठीक हो जाए तो, अदरवाइज क्लासेस का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एज इट इज आपकी क्लासेस जब तक कि गूगल के पार्ट पे प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ आईसीएस में नहीं है, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे वेबसाइट्स पर और जो ईमेल जीमेल टाइप की सर्विसेज हैं, इन सब पे प्रभाव है। तो एक बहुत बड़ी उनकी अपनी टेक्निकल टीम है जो काम कर रही है। ये हमारे हाथ में नहीं है, अदरवाइज हम होने नहीं देते। फिर भी ऑल्टरनेटिव हमारे पास तैयार है। कोई भी कभी भी दिक्कत आ सकती है, इस चीज के लिए आप मेंटली भी तैयार रहें। कल मैंने पढ़ाया था मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कल ये बातचीत हुई थी। आर्टिकल किसमें है ये मौलिक कर्तव्य? मैंने आपको 1, 2, 3, 4 भाग 1 पढ़ाया, भाग 2 पढ़ाया नहीं है, वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी वैसे ही बता दूंगी, जिसमें नागरिकता का प्रावधान है 5 से लेके 11 तक। फिर भाग 3 पढ़ाया 12 से लेके 35 तक, जिसको आप मौलिक अधिकार कहते हैं, और फिर 36 से 51 भाग 4, जिसको आप कहते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसी के आगे एक पार्ट बहुत लेट जाके इंदिरा गांधी के टाइम में, जब देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी, उस टाइम पर ऐड किया गया। ये था भाग 4A, 4A, यानी 4 के बाद पहले 5 था, लेकिन 4A आ गया। पहले आर्टिकल 36 से 51 थे ना, 51A में आ गया, यानी एक छोटा सा पार्ट एक्स्ट्रा जोड़ा, भाग 4A, और उसमें एक आर्टिकल जोड़ा 51A, 51A। तो उस 51A में हमारे आम लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें निभाने चाहिए। ना निभाए तो भी कोई कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता, पर कायदा कहता है कि अगर आप अधिकारों की डिमांड करते हैं तो अपनी ड्यूटीज भी आपको पता होनी चाहिए और आपको काम भी करना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट से हर इंडियन पर 10 मौलिक जिम्मेदारी डाली गई, और उसके बाद 86th अमेंडमेंट से 11वीं जिम्मेदारी सिर्फ उन पेरेंट्स के ऊपर डाली गई जिनके बच्चों की एज 6 से 14 साल के बीच की है। तो ये 2 अमेंडमेंट हो गए मौलिक अधिकारों के। 42वें से 10 आए और 86 में 86 से सिर्फ 1 आया। तो आज की डेट में कितने हो गए? ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं हर भारतीय के। 10 तो सबके हैं, 11वां उनका है जिनके घर में या तो बच्चे हैं 6 से 14 के, या वो गार्जियन है किसी 6 से 14 साल के बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो आज इनको हम थोड़ा इनकी भाषा में, किताबी भाषा में पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने बताया था देश की इज्जत करना, देश के झंडे की इज्जत करना, राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट करना, अपने पुराने इतिहास की इज्जत करना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी केयर करना, चाहे वो रेलवे है, ट्रैक्स हैं, या अपने जितने ये सरकारी साधन चलते हैं, या पार्क हैं, या लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, ये सब हमारे पैसे से बना हुआ है। पहली चीज तो लोगों को यही नहीं पता, वो सोचते हैं सरकारी है। सरकारी कुछ नहीं है, ये तुम्हारा मेरा पैसा है जिसको हम सरकारी की संज्ञा देके बैठ गए हैं। और एक आम इंसान के दिमाग में है कि सरकारी मेरा क्या जा रहा है, ये जानते ही नहीं कि सब कुछ हमारा ही है। ना राजनेताओं का कुछ बिगड़ना, ना बड़े नेताओं का कुछ बिगड़ना, सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर इसका दबाव आएगा। जितने ट्रक जला दिए जाते हैं, रेल उखाड़ दी जाती है, पटरियां या सरकारी बसों में आग लगा दी जाती है, सब जनता के पैसे का है। तो अपना पैसा जिसको नहीं अकल है वो उड़ाएगा, और जो समझदार है वो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी की भी केयर करेगा, क्योंकि यही फाइनली हमें आगे तक लेके चलनी है, हमारा ही पैसा है। देखिए क्या कहते हैं मौलिक कर्तव्य में, ये फंडामेंटल है, बेसिक है, हर एक को निभाने चाहिए। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए दायित्व प्रस्तुत करते हैं। दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होता है राइट्स, राइट्स आपका हक होता है, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियंस की तो आदत खराब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, हाँ राइट्स सारे चाहिए। गलत है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको निभानी चाहिए। देश अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है, ये एक्सपेक्टेड है तुमसे कि वो राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति। राष्ट्र का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त हो, बेरोजगारी ना हो, यहाँ पे एक अच्छा माहौल हो, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, यही तो एक्सपेक्टेड है। तो राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय योगदान दें। तुम और मैं जितना हो सकता है योगदान दें, यानी खूब लायकियत इकट्ठी करें। जब हर एक इंसान लायक होगा तो देश में अपने आप योगदान बढ़ा चला जाएगा। जिस दिन तुम कमाने लग गए, अगर तुम एक कांस्टेबल की भी पोस्ट, अगर डीपी को भी देखें, एक छोटी सी पोस्ट पर भी जाने वाले आदमी को टैक्स में भागीदारी का मौका मिल जाता है। तो सरकार से ये योजनाओं का फायदा उठाने वाले मत बनो कि कोई वृद्धावस्था पेंशन, भाई वो तो बुढ़े हैं, उनके तो बेचारों की क्या, वो क्या कर सकते हैं। 60 के बाद हम सोचे नहीं तुम भी काम करो, उनके ठीक है उम्र है। लेकिन कोई भी अगर बेरोजगारी भत्ते पे पलना चाहता है या सक्षम के तहत 9000 रुपए में गुजारा करना चाहता है तो ये गलत है। अपनी लायकियत बढ़ाओ, अपना योगदान दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये, ताकि देश का विकास हो। कमाओगे तभी तो टैक्स भरोगे, टैक्स भरने लायक बनो ना। सरकार की ये मुफ्त वाली सेवाओं में तो वो लोग आते हैं जिनमें दिमाग नहीं है, जिनमें दिमाग है वो योगदान देने वाले बने। कि हम लोग अब जैसे इस टाइम पर भी, कोरोना टाइम में भी कितने लोगों ने तो योगदान दिया ना, और कितने लोगों ने उसका फायदा उठाया। तो कैसा बनना चाहते हो, योगदान देने वाला, या वहां लाइन में खड़े होकर कि भैया यहाँ खाना मुफ्त बट रहा है तो हमें भी मिल जाए, या राशन के कट्टे मुफ्त बट रहे हैं तो हमें भी मिल जाए? उनमें नहीं आना। हमें योगदान देना है कि हम देश के विकास में हेल्प करें, ना कि विकास का फायदा उठाने की कि भाई यहाँ से मिल रहा है तो फ्री का ले लो। वो तो बहुत बुरे हालात हो तो हो, वरना किसी के साथ ना हो। भारतीय संविधान की मूल प्रति में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 4 चीजें आ जाएंगी। वो कहेंगे बताओ मूल में क्या नहीं था। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति और लोकसभा। तो इनमें से क्या नहीं था ये दिमाग में रखना। मौलिक कर्तव्य हमारे नहीं थे, स्टार्टिंग में ड्यूटी नहीं थी। अधिकार थे, राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति, सब कुछ था, लेकिन ड्यूटी नहीं थी। ये संकल्पना कहां से ली? पूर्व मतलब पहले जो क्या था, सोवियत संघ, जिसको आज आप कहते हैं रशिया। ये सोवियत संघ यूएसएसआर पहले एक बहुत बड़ा संगठन था, और ये अमेरिका से ज्यादा बड़ी पावर थी। इसने दुनिया के सामने एग्जाम्पल दिया था समाजवाद क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है। लेनिन का नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, उनकी विचारधारा पे यहां काम हुआ था। तो सोवियत संघ 1991 में वो टूट गया 15 हिस्सों में। उन 15 हिस्सों में से 11-12 फिर इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने CIS बनाया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। पेपर में आ सकता है 21 मई इसका डे होता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये ICS जैसा ये CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये USSR के टूटने के बाद 15 में से 12 जब इकट्ठे हुए ना, तो उन 12 ने अपना CIS बना दिया था। 21 मई को इसका डे बनाते हैं। तो अगर पूछे कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाते हैं USSR का, तो 21 मई को। आगे बढ़ते हैं। रूस से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया। हमने अधिकार किससे लिए थे? अधिकार, अ से अधिकार अमेरिका से लिए, और कर्तव्य किससे लिए? रूस से। रूस से समाजवादी। समाजवाद तभी टिकता है जब इंसान अपनी ड्यूटी को समझे, अधिकारों से पहले ड्यूटी को समझे। तो ड्यूटी अच्छी कहां से उठा ली? रशिया से, या पहले USSR कहते थे। और अधिकार कहां से लिए? अमेरिका से। दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कहते हैं देखो,
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सरदार क्या नाम है इनका स्वर्ण सिंह समिति। अगर मैं कहूं सच में तो पूरे का पूरा 42वां संविधान संशोधन जो था ना ये इन्हीं की रिकमेंडेशन थी और ये तब आया था जब देश की पीएम थी इंदिरा गांधी और देश में इंटरनल इमरजेंसी सिर्फ पहली और आखिरी बार लगी थी आंतरिक आपातकाल के नाम पे 1975 से 1977 21 महीने देश ने इमरजेंसी में काटे थे आर्टिकल 352 के तहत। तो ये जो आदमी है ना स्वर्ण सिंह इसकी रिकमेंडेशन थी 42nd अमेंडमेंट और इतना चेंज किया कि कुछ लोगों ने क्या कहा कि इंदिरा गांधी अपना खुद का संविधान लिख के बैठ गई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान पेपर में आएगा। किस अमेंडमेंट को कहा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी का टाइम था देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। ये देखो ये रहा 1976 ये भूलने नहीं है सब काम किया है ये 42वें की रिकमेंडेशन किसकी है स्वर्ण सिंह की मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर या रूस से लिए गए समाहित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 51 क से समझ जाओ बाद में था पहले देखो हम अब ध्यान से देखेंगे 1 से 4 कल पढ़ाया था भाग 1 में है इसके बाद 5 से 11 है भाग 2 में इसके बाद 12 से 35 है भाग 3 में 3 कैसा था अधिकार जैसा ना और 3 था अमेरिका जैसा तो अधिकार मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से 35 और फिर हमने पढ़ा था 36 से 51 क्या था भाग 4 था ये इसमें क्या लिखे हुए थे ये इसमें याद करो आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट बताया था गांधी का राम राज्य पंचायत की बात थी। आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात थी इसमें 47 था गौवध गौ संरक्षण मद्यपान 48 बताए थे ना ये सारे। 51 में था कि हमारी विदेश नीति के ऊपर काम करें और 50 में था न्यायपालिका अलग कार्यपालिका अलग। तो ये पूरे एक एक तुम्हें समझाए हुए हैं। भाग 4 इसमें क्या था डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसके खत्म होते ही 52 स्टार्ट था लेकिन इसके बाद यहाँ 52 था हमने इसके बीच में ऐड कर दिया इसलिए लिख दिया 51 क मतलब बाद में ऐड किया और यहाँ पे कौन सा भाग बना दिया 4 तो था 1 2 3 4 इसको बना दिया 4A तो 4 में भी लिख सकते हैं ठीक है। 51 का याद रखना 51 का एक आर्टिकल है लेकिन इसमें 11 ड्यूटी हैं इनमें से 10 आ गई थी 42वें संशोधन से और 11वीं आई 86वें संविधान संशोधन से उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। अब ये सब तुम्हें जबानी याद होना चाहिए अगर नौकरी की इच्छा है तो नहीं तो बस सुनो और भूल जाओ तुम्हारे ऊपर है ठीक है। तो 51 का 1976 42वां अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर याद रखना। नेक्स्ट देखो आगे क्या कहते हैं ये कहते हैं मौलिक कर्तव्य न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त तो नहीं कराए जा सकते। अगर कोई झंडे की इज्जत नहीं करता तो तुम कुछ नहीं कर सकते और है भी गलत कि हम उसको मारे पीटे। न्यायालय कुछ नहीं करता ये अपने मन की रिस्पेक्ट है कोई माँ बाप की इज्जत ना करे कोई बच्चों की केयर ना करे लेकिन है तो जिम्मेदारी ना अच्छे लोग तो हमेशा जिम्मेदारी निभाते हैं। मौलिक कर्तव्य न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते किंतु ये संविधान के निर्वाचन में मूल्यवान दिशा निर्देश डायरेक्शनल फिलोसफी यानी एक डायरेक्शन देते हैं। अब देखो माँ बाप जैसे बच्चे को दिशा देते हैं ना भाई सारे बच्चों को दिशा दी जाती है कोई सही दिशा पकड़ता है कोई गलत ऐसे ही ये हैं कोई सही दिशा पकड़ लेगा कर्तव्यों को समझ लेगा और जिसको नहीं पकड़नी उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि न्यायालय कहेंगे हमें नहीं पता नहीं इज्जत करता इसकी मर्जी इसके संस्कार। तो ये है महत्वपूर्ण लेकिन इसके ऊपर न्यायालय आपके साथ नहीं खड़ा होगा। अब देखो क्या कहते हैं भारतीय संविधान के भाग इसमें नहीं लिखा इन्होंने भाग कौन सा भाग 4 के अनुच्छेद 51 क के तहत भारतीय नागरिकों के लिए निम्नलिखित प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण। अब तक तो ये पूरा बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे अब ये 10-11 बातें तुम्हें बताएंगे कि क्या क्या कहा गया है ठीक है। भाग 4 याद रखना। पहला देखो सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य क्या है भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होगा कि वे भारतीय संविधान का पालन करें इस किताब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसको आप कहते हैं भारत का संविधान यही इसका नाम है। संविधान के आदर्शों इसमें कुछ आदर्श है ना लोकतंत्र समाजवाद गणतंत्र डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म इनकी भी इज्जत करो। संस्थाओं की इज्जत करो कौन सी संस्थाओं की जो संविधान ने बनाई है जैसे यूपीएससी संविधान ने बनाया है जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट संविधान में लिखित है जितनी चीजें संविधान में लिखी है इन सबकी इज्जत करो ये तुम्हारा कर्तव्य है ना करो तुम्हारी मर्जी है। राष्ट्रीय ध्वज अपने झंडे को अपनी शान समझो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। एक शब्द मैंने बताया था पेपर में जानबूझ के पूछ लेंगे किसका नाम नहीं आया राष्ट्रगीत का जो क्या है हमारा वंदे मातरम जो किसने लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब पहली बार गाया गया था 1896 में ठीक है जिसको गाने का आइडियल टाइम कितना है 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड। तो उसके बारे में यहाँ नहीं है। नेशनल फ्लैग के बारे में है ट्राइकलर के बारे में है और नेशनल एंथम के बारे में है राष्ट्रगान जो 52 सेकंड में गाया जाता है जिसमें 13 पंक्तियां हैं 5 पैराग्राफ हैं जिसको गाने का आइडियल टाइम 52 सेकंड है लेकिन कभी कभी आगे पीछे की धुन बजा के महज 20 सेकंड में इसको खत्म कर दिया जाता है ठीक है। बहुत सारी बातें बताती हूँ मैं एक्स्ट्रा जो पेपरों में आ जाती हैं। तो ये पहली ड्यूटी है हमारी गीत नहीं आएगा। भारतीय नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य है कि वे देश की संप्रभुता सोवर्निटी संप्रभुता एकता यूनिटी और अखंडता जिसके हिस्से ना हो जो कभी ना टूटे इसकी रक्षा करें। यानी हम सबकी ये मॉरल ड्यूटी है कि हम फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम इस देश की रक्षा करें जरूरत पड़े तो हम इस देश की रक्षा के लिए तुरंत खड़े हो जाए। अपने पार्ट पे जितना कर सकते हो देश को एक बनाने की कोशिश में लगे रहो बांटने की कोशिश में नहीं। इसे अक्षुण्ण बनाए रखो मतलब ये कभी खत्म ना हो। इस देश की यूनिटी सोवर्निटी हमेशा बनी रहे ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए फालतू के दंगों में और फालतू की बातों पर लड़ना झगड़ना नहीं करना चाहिए। भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जैसे देश की आजादी के लिए जो आंदोलन चलाए ना चाहे वो असहयोग था चाहे सविनय अवज्ञा था भारत छोड़ो था जिसको आप अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे यानी जिन आदर्शों जिन वैल्यूज के कारण सुभाष चंद्र बोस गांधी नेहरू भगत सिंह राजगुरु सुखदेव मोटिवेटेड रहते थे उनको अपने अंदर हम भी रखें। आत्मसात करना मतलब एसिमिलेट करना। उन्हीं वैल्यूज को हम भी ध्यान रखें कि हमें भी देश के लिए करना है और उनका अनुपालन करें और जब भी हो सके जितना बन पड़े अपने पार्ट पर। ये नहीं कि आज नारे लगाने की जरूरत है या झंडे लेके निकलने की। आज हमारा देश गुलाम नहीं है लेकिन आज भी व्यवस्था में परिवर्तन की बेहद जरूरत है। उन चीजों को हमेशा याद रखना ठीक है। नेक्स्ट भारतीय नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य है कि वे देश की रक्षा करें। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ये कि देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर अगर कभी भगवान ना करे लेकिन ऐसी जरूरत पड़ी कि देश में आर्मी कम पड़
गई और बुलाया जाए कि जो भी 18 साल से ज्यादा बड़े हैं उनकी जरूरत है वो तुरंत पहुंचे, भाई उनको 10-15 दिन ट्रेनिंग देकर और देश की रक्षा में लगाना है। अगर कभी ऐसा हो तो पीछे नहीं हटना, ये हमारी ड्यूटी है। बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहें, तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे धर्म, देखो ये जिसपे हम लोग मूर्खों की तरह लड़ते रहते हैं, धर्म भाषा के ऊपर लड़ते हैं, प्रदेश के ऊपर लड़ते हैं, जाति के ऊपर लड़ते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, ड्यूटी बनती है। वर्ग से ऊपर होकर, से ऊपर लिखना चाहिए था यहाँ, ऊपर होकर। इन सब पे लड़ना नहीं है, ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना अपने प्रदेश के नाम पे, कुछ नहीं लड़ना, ना भाषा के नाम से। समरसता मतलब एक अच्छी भावना और भ्रातृत्व की भावना, इसको बोलते हैं ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी भी यही होता है, फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा। तो अपने बीच में भाई जैसे हिंदू ऐसे मुसलमान, जैसे सिख ऐसे ईसाई, सब लोग एक है। इंडिया अकेला नहीं सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि इंडिया में सारी कम्युनिटीज का मिक्सचर आज का नहीं है, सदियों पुराना है, हजारों साल पुराना है। आप ये देखिए प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं बौद्ध, ये अपना बौद्ध, जैन और सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, और उसके बाद हम पढ़ते हैं मिडिल भारत में पूरे का पूरा इस्लाम धर्म का उदय। ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म बाद में आया तो वो यहाँ नहीं रहेगा, उनका भी इतना ही हक है जितना कि हिंदुओं का या बौद्ध का या जैन का या पारसियों का या सिखों का। सब लोग मिलकर अगर ये बात समझ जाए ना तो देश का विकास हो, लेकिन आपस में लड़ते रहेंगे जिसका फायदा अड़ोसी पड़ोसी उठाते रहते हैं। तो इसका विकास करना है हमें, यूनिटी का, ब्रदरहुड का, फ्रेटर्निटी का। उन प्रथाओं का त्याग कर दो जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जिसमें कि महिलाओं की इज्जत ना हो। अगर ऐसी प्रथाएं आज भी समाज में हैं, लगा लो कि प्रोमिनेंट फीचर में अगर दिखाई देती हैं, तो इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। कम से कम यंग जनरेशन को ये सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देखो भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वे भारतीय संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे रहने का ढंग, तो ये हमारी संस्कृति है, इसकी समृद्ध परंपरा की रक्षा करें। ऐसा ना हो विदेशियों को कॉपी करके उन जैसे बाल रंगवाने लग गए आजकल, उन जैसे कपड़े पहनने लग गए। अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करो, जिस कल्चर से तुम निकले हो ना। एक टाइम था जब दुनिया के ऊपर हमारा डंका बजता था, क्योंकि इंडिया जितना एडवांस्ड कल्चर कहीं नहीं था, तो उसकी इज्जत समझो, उसकी समृद्ध परंपरा की रक्षा करो, उसे बढ़ावा दो और उसकी रक्षा करनी चाहिए। मतलब ये बेसिक ड्यूटी है हम सबकी कि अपनी बोली, अपने पहनावे, अपने खान पान को और आगे तक पहुंचाएं। ऐसा ना हो कि विदेशी बनने के चक्कर में अगली पीढ़ी को बस पिज्जा और बर्गर और यही बताएं, उनको बताएं कि हमारी कल्चर में क्या कुछ था, खान पान, हमारा पहनावा कैसा था, कितना रिच कल्चर था हमारा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण, अब प्रदूषण मत बढ़ाओ, पेड़ लगाओ, वन की केयर करो, नदियों की केयर करो, गंदगी मत फैलाओ। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन लोग मानते नहीं। वे प्राकृतिक पर्यावरण क्या क्या, वन, झील, ये झील है, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें। अब वन्य जीव के कारण ही तो ये नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज और इनके ऊपर काम चल रहा है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, उनका संवर्धन करें। हम हेल्प करें कि उनकी ग्रोथ हो, उनके प्रति दया भाव रखें। तो जो देश के पास है ना, ये नेचुरल जितने रिसोर्सेज हैं, इनकी इज्जत करो, इनकी केयर करो, चाहे वो जानवर है, वो वन है, या वो झील है, इसको झील कर लेना, झील, इन सब की केयर करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक को वैज्ञानिक कर लेना, साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर पैदा करो। देखो भगवान को मानना एक बात है, लेकिन एक चीज होती है आप साइंटिफिकली क्या चीजों को समझ पाते हैं, क्या आप तर्क शक्ति में विश्वास करते हैं। जैसे अंधभक्ति किसी की मत करो, चाहे कोई भी है, आप हर चीज को अपने विवेक से मापो, स्व विवेक डेवलप करो। और वो कब डेवलप होगा, जब आप पढ़े लिखे होंगे। तो अपने विवेक को डेवलप करो, सही को सही बोलने की अपनी हिम्मत रखो और गलत को गलत बोलने की। ये सही गलत अपने घर में भी हो सकता है। बहुत सारे घरों में तो बच्चों को पता ही नहीं चलता जब वो बड़े भी हो जाते हैं कि घर में क्या गलत हो रहा है। आम बिल्कुल नॉर्मल बात है, आपके घर में भी जो गलत है। पहली चीज तो अपने आप को इस लायक, इस काबिल बनाओ कि आप जब बोलो तो लोग आपको सुने। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है, तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। जिस दिन आप अचीव कर लेंगे, जिस दिन आप देखना सैलरी लेने लग जाओगे ना, तब घर वाले सुनेंगे। आप कहोगे ना कि ये गलत है, तो वो सुनेंगे, वो समझेंगे, वो कोशिश करेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की। आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना पड़ेगा, हर चीज को लॉजिकली समझने का आदी बनना पड़ेगा। यानी कि पुरानी पीढ़ियां, देखो दो बातें होती हैं, हमारी पुरानी पीढ़ियां बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और ज्ञानार्जन, यानी हमेशा ज्ञान का अर्जन, तो हमेशा सीखते रहो। यानी कि नौकरी मिल गई तो बैठ गए, सीखने की भूख अपने मन में रखो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखना है। ज्ञानार्जन और सुधारवादी भावना, अपना भला हो गया, मैं मेरी नौकरी लग गई, मुझे क्या मतलब, दुनिया जाए भाड़ में, ये वाली नहीं। सुधारवादी यानी मैं जहां हूं, मैं अपने पार्ट पे जिसका भला कर सकता हूं इस सोसाइटी को सुधारने के लिए, उतना मैं करूं। करूंगी तो सुधारवादी भावनाओं का विकास करें, हर एक की पर्सनल ड्यूटी है। अब लोग नहीं मानते, वो अलग चीज है, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी बात है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, हमें रैशनल तरीके से चीजों को देखना है, रूढ़िवादी घटिया चीजों को रोकना है, लेकिन अपनी परंपरा पे हमेशा प्राउड फील करना है कि हम इतने बढ़िया तरीके से रहते खाते थे। हमेशा सुधारवादी भावनाओं का विकास करो, जिससे समाज का, संस्कृति का, हर चीज का सुधार हो। भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक संपत्ति, क्या होती है सार्वजनिक संपत्ति, ये ट्रेन सार्वजनिक, सबकी साझी, तुम्हारी मेरी, हम सबकी साझी, पब्लिक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, इसकी रक्षा करनी चाहिए। और मूर्ख लोग जो होते हैं ना, जो दंगाई टाइप के घटिया मानसिकता वाले, जिनमें दिमाग नहीं होता, वो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को ही तोड़ते हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को सोचते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दो। उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि पब्लिक प्रॉपर्टी ही तुम्हारे पैसे से बनी है। राजनेताओं का, नेताओं का, पीएम का, सीएम का, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ मेरा, तुम्हारा, हम सबका नुकसान होता है। लेकिन उन मूर्खों को ये बात कौन समझाए। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। इसलिए अब जो बहुत लोग मैंने देखा बसों में, पुराने टाइम में बस की जो सीट थी उसमें फॉर्म हुआ करता था ना, उसको फाड़ते जाएंगे, फाड़ते जाएंगे, फाड़ते जाएंगे। और क्या सोचते थे कि हमारा क्या जा रहा है। उनको ये अकल नहीं कि हमारी चीजें तो खराब हो रही हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे और मेरे पैसों से बनी है, इसकी रक्षा करनी है। अहिंसात्मक विचार को आत्मसात करना है, हमें हिंसा नहीं करनी। जैसा कि लोग करते हैं कि हिंसा पे उतारू हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी जला दी, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और हिंसा से दूर रहे, ठीक है। तो हिंसा मत करो, अहिंसा की भावना अपनाओ, और हिंसा करते टाइम जो सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ देते हो ना, वो मत करो, वो तुम्हारी ड्यूटी बनती है। भारतीय नागरिकों का नेक्स्ट क्या है, भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वे राष्ट्र की प्रगति में, जो उस देश की प्रोग्रेस है, देखो डायलॉग मारना बहुत आसान होता है, मैं खड़े होकर यहाँ कुछ भी बोल दूं, लेकिन असली चीज होती है कि आपने कुछ किया भी है, आपने देश के लिए कुछ किया भी है। क्या होता है करना, करने के मतलब का मतलब होता है आप इस लायक तो कम से कम बन जाओ कि आप देश में टैक्स भरने की आपकी औकात बन जाए, ताकि आप बिना दिखे भी बहुत कुछ देश के लिए कर सके। ये देश टैक्स के पैसों से चलता है, हर एक कम से कम इस लायक बन जाए कि वो टैक्स में अपना योगदान दे। उतना कर देगा ना अगर हर इंडियन, तो ये बहुत बड़ी बात होगी।
तो प्रगति में व्यक्तिगत या तो पर्सनल या सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब बेस्ट करना। हम व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा फायदा करें, नियंत्रण करने का प्रयत्न करें, यानी हर चीज में बेस्ट करें, पर्सनल भी और सोशल भी। भारतीय देखो ये 10 तो थे पुराने, ये थे 42nd अमेंडमेंट से, फिर 2002 में 86th अमेंडमेंट से ये 11वीं ड्यूटी आई। क्या आई है? भारतीय माता पिता या संरक्षण मतलब जो किसी के अंडर का रहता है, का ये कर्तव्य है कि वो 6 साल से 14 साल, 6 से 14 ये इंपॉर्टेंट है, 1st to 8th के बच्चे हैं ये, तक की उम्र के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य जिसको हम रख रहे हैं गार्जियन है के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये मौलिक कर्तव्य देखो बहुत इंपॉर्टेंट। 86वां संविधान संशोधन 2002 अधिनियम भारतीय संविधान में जोड़ा गया, यानी 2 अमेंडमेंट है कर्तव्यों के। कौन कौन से? एक 42nd अमेंडमेंट सरदार स्वर्ण सिंह समिति के ने जो रिकमेंड किया था, जिसमें कि 10 मौलिक कर्तव्य आए थे, इंदिरा गांधी के टाइम में रशिया से या यूएसएसआर से देख के किए थे, 51 क नए पार्ट में जोड़ दिए थे। ऐसे ही फिर 11वां कर्तव्य 86 अमेंडमेंट से आया सन 2002 में। ठीक है, तो ये 11 कर्तव्य उम्मीद करती हूं आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए, ये तो थे हमारे 11 कर्तव्य। अब आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद है कि ये टॉपिक तुम जब इसको पढ़ोगे ना पीडीएफ से या किसी भी किताब से, तो तुम्हें टफ नहीं लगेगा ये। ठीक है, चलो अब हम बातचीत करेंगे। इसका कलर किससे चेंज होगा? बोर्ड को कर दो ब्लैक में। ठीक है, चलिए अब देखो, मैंने आप लोगों को भाग 1, 2 डिटेल से नहीं पढ़ाया क्योंकि वो आता कम है, वो करा दूंगी, आपको चिंता ना करना। उसमें 4 पॉइंट हैं बस, तो मुश्किल से 10 मिनट की कहानी है वो। भाग 3 पूरा डिटेल से एक समझाया, भाग 4 पूरा समझा दिया, भाग 4 का भी समझा दिया, 11 की 11 बातें। आज हम बातचीत करेंगे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 की। भाग 5 कितने भाग थे? 22। तो आज हम भाग 5 की बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना और समझना है। इस भाग 5 में आर्टिकल है, देखो हमने 36 से 51 तक की बात की थी। अच्छा भाई, ये जो आपके लिए हमने थोड़ा सा अल्टरनेटिव ये जो चल रहा है ना, इसमें आपकी क्लास में ब्रेक नहीं है। ब्रेक का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी क्लास ओवर होगी, जैसे कि ऐप पे थी। अभी प्रॉपर ऐप वर्किंग कंडीशन में नहीं है। आप जो ये क्लास देख रहे हो ना, ये किसी तरह से जुगाड़ मान लीजिए ताकि आप लोगों के दिनों का नुकसान ना हो। ये प्रॉपर ऐप पर नहीं चल रही, तो जो बीच में क्लास का ब्रेक आता था वो ब्रेक नहीं चलेगा। ये सुबह से दोपहर तक पूरा ऐसे चलता रहेगा, टीचर आते रहेंगे लाइव में। तो ये ब्रेक नहीं है, बता रहे मुझे बहुत सारे बच्चे जो हैं। हाँ, अच्छा, ठीक भाई, इसमें कोई लिंक अब दोबारा नहीं आएगा। वो बता रहे हैं मुझे टेक्निकल टीम वाले कि बहुत सारे, जैसे ऐप पे क्या था, एक क्लास के बाद आप दोबारा से यहां से लिंक बनता था, तब आपके पास फिर से मैसेज जाता था। कोई मैसेज नहीं जाएगा। अब ये सुबह एक बार क्लास स्टार्ट होगी और दोपहर जब तक क्लास चलेगी 2 बजे तक, तब तक एज इट इज चलेगी। ये ब्लैक बोर्ड एज इट इज बना रहेगा, टीचर आते रहेंगे, कोई दूसरा लिंक नहीं पहुंचेगा। तो इसको बैक मत करो, इसको लगातार में पहले देखना है आपको। ठीक है, ये ऐसे बैक जाके दोबारा लिंक क्रिएट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलिए भाग 5 की बात करेंगे। हमने कितना देख लिया? 51 तक की बात हो गई। अब अगला भाग स्टार्ट होता है आर्टिकल 52 से, और ये मेन चलेगा 78 तक। 52 से 78 भाग 5 क्या है इसमें? अब इसमें नई चीजें शुरू होंगी जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसी हस्तियां या कह लो ऐसे पदों की बात करेंगे। भाग 5 में व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका। हमारे देश में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है संसद, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। आज सिर्फ आपको समझना है ये टॉपिक। अभी जो मैंने पढ़ाया वो कल का रिवीजन था, आज नया टॉपिक है पार्लियामेंट। बहुत ध्यान से सुनो और समझो। इंडिया में संविधान में भाग 5 में संसद का जिक्र है। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक सारी बातें हैं। राष्ट्रपति क्या है, कैसे चुना जाएगा, उपराष्ट्रपति क्या है, कैसे क्या होगा, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये सब आगे। इसके आगे 78 के आगे 79 में फिर संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में। तो ये भाग 5 तो बेसिकली है राष्ट्रपति की पावर्स का, लेकिन क्योंकि वो भी संसद का एक अंग है तो यहां मैं जोड़ के बता रही हूं। ठीक है, अब देखो संसद, आज का टॉपिक संसद है, आज का टॉपिक राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं है, वो संसद का एक पार्ट है। तो संसद से पहले शुरुआत करते हैं। इसको आप पार्लियामेंट कहते हैं। संसद एक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान से समझना, जिसके 3 अंग हैं और जिसके 2 सदन हैं। सदन को आप बोलते हैं हाउस। तो 2 हाउस हैं और इसके 3 पार्ट हैं, 3 अंग हैं। ये 3 अंग क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके 3 अंग में सबसे पहले बात करेंगे हम लोकसभा की, दूसरी बात करेंगे राज्यसभा की, और तीसरी बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। इसी को आप हिंदी में कह देते हैं लोकसभा। एलएस का मतलब लोकसभा में, कई दिन तक एलएस पे बात होगी तो लोकसभा समझ जाना। आरएस मतलब है राज्यसभा, और पीओआई का मतलब है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 3 अंग हैं, इनमें से 2 हाउसेज हैं। ये जो आदमी है ना प्रेसिडेंट, ये कोई हाउस नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि संसद के अंग है 3 लेकिन सदन है 2। कौन से 2 सदन हैं? ये दोनों। इन दोनों को आप कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ये हाउसेज हैं। ठीक है, तो ये लोगों की सभा है तो लोकसभा, ये राज्यों की सभा है तो राज्यसभा। तो अगर कोई पूछे संसद के कितने अभिन्न अंग हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इनमें से सदन कितने, हाउस कितने, जहां जनता के मेंबर चुन के जाते हैं, डायरेक्ट बैठते हैं, तो वो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और एक आदमी पोस्ट पर बैठता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति। अब ये भूलना मत, अंग आ जाए तो 3 और अगर सदन पूछें तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की, यानी आर्टिकल 78 तक तो मेनली राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ मिलेगा और उपराष्ट्रपति के बारे में उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो उससे लगा लो 79 से स्टार्ट होता है। हमारी जो मोटी किताब है ना, उसका आर्टिकल 79, 80 और 81 बहुत काम किया है हमारे। क्यों? क्योंकि 79 में लिखा है संसद के बारे में,
80 में लिखा है राज्यसभा के बारे में और 81 में लिखा है लोकसभा के बारे में, लोकसभा इसके बारे में। अभी देखना पीछे जो मैंने लिखा था, मैंने सबसे ऊपर लोकसभा लिख दिया था, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि तुम्हारे और मेरे साथ सीधे लिंक है लोकसभा का। हम जो अपने मेंबर डायरेक्ट चुन के भेजते हैं ना, एमपी, वो लोकसभा में जाते हैं। फिर जिनको हम अपने राज्य में बैठाते हैं, एमएलए, वो जिनको चुन के भेजते हैं वो जाते हैं राज्यसभा में। राष्ट्रपति के इलेक्शन में ना तुमने हिस्सा लिया कभी, ना मैंने, इसलिए मैंने समझाते टाइम ऐसे लिखा, लेकिन कायदे से जो किताब में लिखा है ना, वो सबसे पहले संसद का नाम आया, क्योंकि उसी के पार्ट है ये। उसके बाद आया जो ऊंचा सदन है, जिसको आप कहते हैं उच्च सदन, और उसके बाद आया लोकसभा का नाम। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ सकता है, कंफ्यूजन ना हो तो इसका तरीका याद कर लो। लोकसभा लोगों ने बनाई है ना, जनता ने, और जनता को वोट डालने का अधिकार कब होता है? 18 ईयर्स के बाद। इसी को उल्टा कर दो तो 81, आर्टिकल 81 में है लोकसभा, उससे पहले है राज्यसभा यानी 80 में, और उससे भी पहले है संसद यानी आर्टिकल 79 में। अब नहीं भूलना है, 79, 80, 81। ये लोकसभा और राज्यसभा जिनके मैं नाम ले रही हूँ, पहले इनके नाम ऐसे नहीं थे। लोकसभा तो खैर स्टार्टिंग से लोकसभा था, पर जो ये है ना, इसको कहा जाता था राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक पेपर में पीछे आया हुआ था ये, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर ये नाम कब पड़ा इसका ये नाम 1954 में पड़ा है राज्यसभा। उससे पहले आजादी के लंबे टाइम तक इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा को राज्यसभा नाम कब मिला? 1954 में। लोकसभा का नाम स्टार्टिंग से लोकसभा है, वैसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते थे। हमने ये सब जो सीखा ना, ये ब्रिटेन से सीखा, क्योंकि ब्रिटेन में ही ये सब कामकाज था। वहां इन तीन की टक्कर में अगर मैं बात करूं, वहां भी पार्लियामेंट हाउस है, वहां भी लोकसभा की तरह हाउस ऑफ कॉमन्स है, राज्यसभा की तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और वहां की महारानी हमारे प्रेसिडेंट की जगह मान लो। लेकिन अंतर है, वहां की महारानी का पद पैतृक है, महारानी का अगला जो वंशज होगा उसी की फैमिली का होगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का वंशज अगला राष्ट्रपति नहीं होगा, हमारे यहाँ राष्ट्रपति की पोस्ट पैतृक नहीं है, किसी को नहीं पता। अब जब ये हटेंगे अपने जो राष्ट्रपति हैं, तो अगला राष्ट्रपति कौन होगा? तो हमारे यहाँ वो चीज ऐसा नहीं कि एक ही फैमिली में से है, उसका भी इलेक्शन है, इनडायरेक्ट, जनता नहीं, लेकिन फिर भी जनता के चुने हुए मेंबर उसको बनाते हैं। तो ब्रिटिशर्स से हमने ये काम सीखा। उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स था, लोकसभा, कॉमन मैन की सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स था। लॉर्ड्स मतलब बड़े आदमियों के लिए यूज करते थे, भगवान के लिए यूज करते थे। जैसे माय लॉर्ड था ना, भाई जज को माय लॉर्ड कहा करते थे, या देखो लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड हार्डिंग, उन सबके नाम के आगे लॉर्ड लगता था। तो उनकी वो जो राज्यसभा थी ना, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाती थी, और जो उनकी लोकसभा थी, ये हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाती थी। आम आदमी की हमने हिंदी में नाम क्या रख दिया? लोकसभा, और हिंदी में नाम रख दिया राज्यसभा। राज्यसभा नाम कब पड़ा है? लोकसभा स्टार्टिंग से है 1954 में। पहला नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स मतलब राज्य, राज्यों की सभा, तो राज्य परिषद कह लो, राज्यों की सभा कह लो। अब इंडिया में जो ये लोकसभा और राज्यसभा है, ये क्यों बनाई गई, क्या काम करती हैं ये? स्टार्टिंग में जब देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे पास ना लोकसभा थी, ना राज्यसभा, ना कोई राष्ट्रपति, कुछ नहीं था। उस टाइम हमारे देश में सिर्फ एक चीज काम कर रही थी, जिसको आप कहते थे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा। इसने ही काम किया जब तक कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार नहीं हुआ। अंग्रेज 47 में गए, 47 क्या लगा लो, आधा 47 तो फिर भी पढ़ाई हुआ था भाई, अगस्त में चले गए, आजाद हो गए हम, तो 47 आधा, 48 पूरा, फिर 49 पूरा, फिर 50 में जाके लागू हुआ, उस किताब में लिखा। तो उस किताब से पहले भी तो देश चल रहा था ना। तो संविधान सभा हमारे देश में काम कर रही थी, और ये दो रूपों में काम कर रही थी। एक इसका रूप था जिसका काम था संविधान बनाना, और बाद में जैसे ही हमने ये संविधान लिख के पूरा किया, ये संविधान की किताब किस दिन पूरी हुई थी? 26 नवंबर 1949। सेम डे इस संविधान सभा का रूप बदल गया, और सेकंड रूप में ये आ गई, ये एक तरह से संसद के रूप में काम करने लग गई। तब तक, जब तक कि देश का संविधान लागू ना हो। अब ध्यान से सुनो, जब तक संविधान सभा संविधान लिखने का काम कर रही थी, तब तक इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जैसे ही संविधान सभा संसद के रूप में आई, इसके हेड बन गए, अभी दिमाग से नाम स्लिप हो गया, अभी दिमाग में था एकदम से, गणेश वसुदेव मावलंकर, जी.वी. मावलंकर। इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुन लो थोड़ी सी। गणेश वसुदेव मावलंकर बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत काम किया इन्होंने, और अगर सच कहूं तो नेहरू के और गांधी जी के खास आदमियों में इनका नाम था। गणेश वसुदेव मावलंकर जी संसद जब ये संसद का रूप में काम करती ना, कौन? ये सभा, तो वो हेड बन गए, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। बाद में जब देश में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में तो हुए ना 50 के बाद 51 में, हमारे देश में पहले आम चुनाव जो हुए हैं वो अक्टूबर 1951 में हुए, जिसमें आम आदमी ने हिस्सा लिया, और ये 5 महीने चले, फरवरी 1952 तक। ये पहले चुनाव थे इंडिया में आजादी के बाद। इस चुनाव के बाद इंडिया में लोकसभा का गठन हुआ, और फिर राज्यसभा का गठन हुआ। तो हमारे देश के जो ये पहले इलेक्शन है, पहले आम चुनाव, इसलिए लिखते हैं आम चुनाव कब से कब हुए, तो 51 से 52 लिखते हैं। लॉजिक है इसके पीछे, 51 अकेला ठीक नहीं है। अगर पूछे प्रारंभ कब हुए, तो आप टिक करोगे 51 में, लेकिन वो कहे कब से कब तक चले, तो अक्टूबर 51 से फरवरी 52 तक। फिर इनकी गिनती हुई, तब कोई ईवीएम मशीन तो थी नहीं, तब तो हाथ से बैलेट पेपर पर गिने जाते थे ना किसको कितने वोट मिले। तो टोटल जो ये इलेक्शन हुए थे ना, कितनी सीटों पर हुए थे, तो ये 489 सीटों पर हुए थे, जिनमें से 364 सीट्स पर उस टाइम कांग्रेस विराजमान हुई थी, कांग्रेस को मिले थे। याद नहीं रहेगा, भूलोगे, 389 याद होगा ना संविधान सभा के मेंबर, उससे 100 बढ़ा देना, और एक साल में 365-66 दिन होते हैं, उससे एक कम कर देना, 365 से एक घटा देना, यानी जितनी नंबर ऑफ सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 389, उससे 100 बढ़ा दो। 489 पे इलेक्शन हुए कंडक्ट, जिनमें से साल में से एक दिन घटा दो, 364 पे। कौन सी पार्टी जीती? कांग्रेस पार्टी। दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा। सेकंड बड़ी, तब भाजपा नहीं थी, तो सेकंड बड़ी पार्टी बनी थी भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस उभर के आई थी 364 सीटों पर 489 में से, और दूसरी बड़ी पार्टी थी भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पहले इलेक्शन कब से कब हुए? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में। 5 महीने लगे। इसके बाद ये गिने गए कि भाई किसके पास कितने वोट गए, कौन सी पार्टी जीती। फाइनली जाके फरवरी तक तो चले ही थे, अप्रैल में जाके सरकार जो है वो चुनी गई। अप्रैल में रिजल्ट और ये सब डिक्लेयर हुआ, और मई में जाके पहली बार 13 मई को हमारी लोकसभा की, 11 और 13 मई 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं, लोकसभा की फर्स्ट बैठक हुई। राज्यसभा भी मई 52 में ही बनी है, और लोकसभा भी मई 52 में ही बनी है। इनका गठन हो गया था पहले, फिर बैठक हुई है बाद में। तो अक्टूबर से फरवरी तो इलेक्शन प्रोसेस चला, उसके बाद मार्च में पूरी गिनती और ये सब चला। अप्रैल में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसमें कि 364 मैंने बताया, पहली बड़ी पार्टी कांग्रेस, दूसरी बड़ी भाकपा।
उसके बाद मई में जाके ये बैठकें स्टार्ट हुई लोकसभा और राज्यसभा की। तब तक राज्यसभा का नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 54 में जाके राज्यसभा का नाम बदलेगा। तो पहले इलेक्शन मैंने तुम्हें ढंग से समझा दिए हैं। 17वीं लोकसभा आज जो चल रही है ना, ये 17वीं लोकसभा है। पहली लोकसभा कब बनी थी? 1952 में, और आज 2020 में हम कहते हैं हमारी 17वीं लोकसभा का जो टाइम पीरियड है चल रहा है। 2019 में 17वीं लोकसभा आई है और 2024 तक ये रहेगी। तो 17वीं लोकसभा प्रेजेंट में काम कर रही है। पहली लोकसभा 51-52 के इलेक्शन के बाद 52 में बनी थी, और एक बार लोकसभा बन गई तो कितने साल तक काम करेगी? 5 साल तक लोकसभा। वापस चलते हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है, पहले इसको निपटाएंगे छोटा छोटा करके। तो 3 बातें समझ में आई क्या? कि हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये 3 पार्ट है, ये 3 ऑर्गन है, ये 3 अंग है। किसके? संसद के। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है संसद, इसमें 3 चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा 1951 का इलेक्शन स्टार्ट हुआ अक्टूबर में, 52 के फरवरी तक चला। उसके बाद अप्रैल में इसका गठन हुआ और मई में पहली बार लोकसभा की बैठक हुई। आज की डेट में आपके देश में 17वीं लोकसभा चल रही है। 2024 तक 17वीं लोकसभा आपके देश में चलेगी। इसके बाद 18वीं के इलेक्शन होंगे 2024 में। लोकसभा नीचे आई है, राज्यसभा पहले आई है, क्योंकि राज्यसभा का नाम है उच्च सदन और लोकसभा का नाम है निम्न सदन। ये लोगों ने चुन के भेजी है, वो राज्यों ने चुन के भेजी है। उसका पहले नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 1954 में उसका नाम बदल के राज्यसभा किया गया। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं कि हम ये जो पढ़ रहे हैं अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। एक ही सभा क्यों नहीं बना के छोड़ दी? क्या जरूरत थी लोकसभा अलग बनाने की और राज्यसभा अलग बनाने की? इसके पीछे लॉजिक है, क्यों ये अलग हुई। हमारे देश में ना, जैसे हर चीज जनता के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बहुत बड़ी पावर है। इनफैक्ट इंडिया में ताकत का जो सोर्स है ना, वो ही जनता है। भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जो ताकत है वो जनता के हाथ में। अगर ऐसा ना होता तो हर 5 साल में आपके देश के बड़े बड़े जो ये सो कॉल्ड बड़े लीडर्स हैं, ये देखो 5 सालों बाद गली नुक्कड़ों में, मोहल्लों में, गंदी गलियों में जहां बदबू आती है, जहां कूड़े के ढेर हैं, वहां हाथ जोड़ के अपनी रैलियां लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि फाइनली पावर इस देश की जनता के हाथ में है। जनता चाहे तो आसमान पे पहुंचा दे और जनता चाहे तो इंसान को कितने बड़े राजनेताओं फर्श पे गिरा दे। तो फर्श से जो अर्श तक का सफर तय करते हैं ना, ये जनता के कंधों पे बैठ के करते हैं। और वही जनता जो अपने वोटिंग राइट का सही यूज नहीं करती, क्योंकि अगर वोटिंग राइट का सही यूज नहीं होगा तो ऐसे ही मूर्खों की सदा से सिस्टम में पहले भी थी बोलबाला और अब भी है, सदा चलेगा। इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि अगले इलेक्शन में देश बदलेगा, नहीं बदलेगा, लेकिन 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद कभी तो बदलेगा। भगत सिंह जानते थे कि उनके जिंदा रहते आजादी आएगी नहीं, तब भी तो मरे। तो कम से कम हमें भी पता है कि हमारी शायद लाइफ तक ये नहीं बदलेगा सिस्टम। इतना आसान नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, इतना आसान नहीं है कि समाज सुधर जाए, लेकिन कभी बदलेगा उस उम्मीद में आज तो काम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहली शुरुआत होती है पढ़ाई से, क्योंकि देखो अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षित जिस दिन समाज हो जाएगा ना, फिर ये सब सीधे हो जाएंगे। इसमें लगेंगी कई पीढ़ियां, लेकिन कई पीढ़ियों की शुरुआत तो कोई पीढ़ी करेगी। हमारे पेरेंट्स तक ये समझ नहीं थी, लेकिन अब तुम, मैं, हमें तो समझ है ना कि जिस दिन तक हर इंडियन को कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं होगी ना, तब तक ये बड़े बड़े लीडर्स अपनी मर्जी करेंगे। अगर इनको जवाबदेही करनी पड़े ना सामने, जनता अगर समझदार हो, जब ये वोट मांगने आए 5 साल बाद और उस बस्ती में जहां की वोट बिकते हैं एक शराब की बोतल के बदले या 100 रुपए के नोट के बदले, जब वहां की जनता पढ़ी लिखी होगी ना, लिटरेट होंगी, जब उनकी अगली पीढ़ी के बच्चे, जब वो सवाल करेंगे नेताओं से कि जी पिछले 5 सालों में आपने क्या किया इस गली के लिए, ये जैसी तब थी ऐसी आ जाए, ना यहाँ पानी, ना यहाँ टॉयलेट की सुविधा, ना किसी भी तरह का बिजली की व्यवस्था, तब अपने आप लोग सीधे हो जाएंगे। राजनेताओं को पता है कि इंडिया में वोट आसानी से बिक जाते हैं, यहाँ गरीबी इतनी है, बदहाली इतनी है कि लोगों को समझ नहीं है कि उनकी पावर्स क्या है। तो उसको कौन ठीक करेगी? शिक्षा। हमें किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, लेकिन शिक्षित बन जाए हर इंडियन। तो शिक्षित होने से फायदा क्या होगा? लोकसभा के ठीक मेंबर्स आएंगे, और नहीं आएंगे तो फिर लोग कोई ना कोई सिस्टम में परिवर्तन चाहेंगे, फिर चाहे संविधान को बदलने की जरूरत पड़े या फिर लोगों को पावरफुल बनाने की। अभी कहने को जनता के हाथ में पावर है। तो लोकसभा क्या है? जिसका चुनाव कौन करती है? हमारी आम जनता, जिसकी उम्र कितने से ऊपर है? 18 साल प्लस। पहले ये एज 21 साल की हुआ करती थी, लेकिन 1989 में हमारे देश की उस मोटी भारी भरकम किताब में, जिसको आप कहते हैं लिखित दस्तावेज है संविधान के नाम का, उसमें चेंज किया गया 61st अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन। ये नंबर बहुत काम के होते हैं, ये पेपरों में आते हैं, सन भी इंपॉर्टेंट है, नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके और लिख दिया गया कि अब के बाद मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष की जाती है। इसलिए इंडिया में अडल्ट 18 प्लस को कहा जाता है, क्योंकि मताधिकार की आयु घटा दी गई। पहले अडल्ट 21 साल वाले थे, अब अडल्ट 18 साल वाले हैं। तो 21 साल से घटा के उम्र 18 पे लाने वाला अमेंडमेंट का नंबर क्या है? 61वां। ध्यान रखना, 61वां। कौन से सन में हुआ? 1989 में। तो जनता, कोई भी औरत, कोई भी आदमी, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का जिसकी उम्र 18 साल प्लस है, वो अपने वोटिंग राइट का यूज कर सकता है। बहुत सारे लोग तो वोटिंग राइट का यूज ही नहीं करते, क्योंकि उनका ये कहना है कि व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आना एक बात है, लेकिन आंख बंद करके बैठ जाना भी तो मूर्खता है ना। कम से कम अपने पार्ट पे जितना कर सकते हैं उतना कर दें कि जनता पढ़ लिख ले, कुछ तो करें। अब ये सोच के बैठ जाए कि कुछ होना नहीं है, सिस्टम ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं है। सिस्टम सदा से बदले हैं। अंग्रेजों को क्या लगता था कि इंडियंस कभी इतने समझदार होंगे कि हमें यहां से जाना पड़ेगा? सेकंड वर्ल्ड वॉर मान लिया एक कारण था। अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर ना भी होता तो 20, 30, 40 साल बाद कभी तो हम जागते। अब नहीं जाग रहे, कोई बात नहीं, आज से 50, 60, 100 साल बाद जब हमारे बच्चों से अगली पीढ़ी आएंगी, क्या पता उनमें दिमाग हो और वो कहें कि नहीं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये सिस्टम की गड़बड़ी कब तक चलेगी, कब तक सहेंगे। तो उस सपने के लिए हम आज पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो 18 साल प्लस होते ही आप लोग वोटिंग राइट का यूज कर सकते हैं। 1989 में 61वां संविधान संशोधन, पहली बात, ठीक है, कि इसको बनाने वाली कौन है? जनता। सबसे पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट, कोई भी आदमी अगर एमपी बनना चाहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो 2 ही जगह के इलेक्शन में जा सकता है, या तो लोकसभा के इलेक्शन में जीता हो या राज्यसभा का मेंबर बना हो। एमपी बनने की एक मिनिमम एज है 25 साल। 25 से कम में एमपी के इलेक्शन में आप खड़े नहीं हो सकते। लोकसभा का एमपी बनने की 30 साल की एज है राज्यसभा का एमपी बनने की, और 25 साल की एज है लोकसभा का एमपी बनने की। ठीक है, तो देखो जनता जो वोट डालेगी उसकी उम्र 18, लेकिन जो यहाँ मेंबर बनेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, सांसद बनेगा, उसकी उम्र है 25 कम से कम। तीसरा, ये जो सदन देख रहे हो ना लोकसभा, ये निम्न सदन है, ये अस्थाई है,
ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी है, यानी कभी भी टूट सकता है, कभी भी इसको तोड़ सकते हैं लोकसभा को, ये कभी भी भंग हो सकता है, कभी भी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, कभी भी खत्म कर सकते हैं। कैसे? जब मन करे राष्ट्रपति का, जब मन करे प्रधानमंत्री का, लोकसभा को खत्म किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। ये निम्न क्यों है? क्योंकि इसके पास दो पावर नहीं है, दो पावर लेके बैठी है राज्यसभा, इसलिए राज्यसभा उच्च सदन है। चलो इसके कंपैरिजन में यहां आते हैं, तब समझ में आएगा। इसको किसने बनाया? जनता ने ना, तभी इसका नाम लोकसभा है। इसको किसने बनाया? इसको बनाया राज्यों के एमएलएज ने। उन्होंने अपने बिहाफ पर चुन के एमपी भेजे। एमएलए खुद नहीं गए, पहले जनता ने बनाए एमएलए। एमएलएज ने अपने में से नहीं, अलग से, एमएलए से अलग कुछ एमपीज अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजे। भाई आप जाओ राजस्थान को रिप्रेजेंट करो, आप जाओ हरियाणा को रिप्रेजेंट करो। कहां जाना है? राज्यसभा में। तो देखो इस बात को समझो, जनता ने डायरेक्ट भेजे हैं वो एमपी जो लोकसभा में जाएंगे। जनता ने डायरेक्ट नहीं भेजे राज्यसभा वाले, राज्यसभा वाले उस राज्य के एमएलएज ने भेजे हैं। और ये नंबर डिसाइडेड है कि हरियाणा से कितने जाएंगे, यूपी से कितने हैं, महाराष्ट्र से कितने हैं, या तमिलनाडु से कितने हैं, राजस्थान से, बिहार से, सबका नंबर डिसाइडेड है। उससे कम और ज्यादा नहीं भेजने। तो हर राज्य के एमएलएज ने, एमएलएज को तो आप ही ने बनाया, जनता ने बनाया, उन्होंने जो आदमी भेजे एमपी, वो जाके कहां बैठ गए? राज्यसभा में। तो इसका तुमसे और मुझसे डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। ये हमारे घर कभी वोट मांगने नहीं आते, इनका हमें पता भी नहीं चलता कि कौन गया कौन नहीं गया। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पता चलेगा, अदरवाइज आपको इनके इलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं पता चलेगा। इनका इलेक्शन बहुत ताबड़तोड़ ढंग से, देखा होगा ना कितने वो आते हैं और टोपियां बांट जाते हैं और झंडे बांट जाते हैं और रैलियां, और कहीं खाने की रैलियां चल रही हैं, लोग खाना खा रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। ये सब दिखावटी है। ये 5 साल में हर 5 साल बाद डंके बजते आते हैं। ये इनका आपको कानो कान खबर भी नहीं होती कब बने और कब चले गए। इनको जनता ने नहीं बनाया, इनको एमएलएज ने भेजा है, ये जाके राज्यसभा में बैठेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, यहां एमपी बनने की एज 25 थी, इनकी एज कितनी चाहिए? 30 साल। इनकी 25, इनकी 30। ये निम्न था, ये उच्च है। ये स्थायी था, अस्थायी था, ये स्थायी है। ये भंग किया जा सकता था, ये भंग मतलब तोड़ना, भंग नहीं किया जा सकता। कॉमन सेंस है, जब स्थायी है तो भंग कैसे होगा? ये अस्थायी है इसलिए तो भंग होगा टाइम से पहले। अब अगर आज पीएम चाहे तो आज लोकसभा को भंग कर दें, आज कह दें कि इलेक्शन होंगे नए 2021 में, वो उनकी मर्जी, करेंगे नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। तो देखो अब कारण पे आते हैं। इसका नाम उच्च सदन क्यों है? बहुत ध्यान से समझना, दो पावर्स इसके पास ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, सोनीपत के प्रदीप मलिक टॉपर बने यूपीएससी में, 4th अटेम्प्ट में, चौथा लगातार उनका प्रयास था और बहुत मेहनत की। अभी हम कल परसों उनसे मिलकर भी आए थे, तो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा मैं लगातार 2012 से यही टारगेट बना के पढ़ता गया। लेकिन उन्होंने पहले अपने पैर जमाए। 2012 में जब वो बीटेक करके निकले ना, यहीं सोनीपत में पढ़ता है, मुरथल में डी क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, यहां से वो बीटेक करके निकले। 12 में उनको लगा कि यार मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, तुरंत से अपनी एसएससी की तैयारी की, दिल्ली चले गए, क्योंकि यहाँ पे उनका हिसाब किताब नहीं बना रहने का, तब गांव में से आना पॉसिबल नहीं था। तो खैर उनके भाई ने घर बना लिया यहीं सोनीपत में ही, तो फिर वो दिल्ली कूच कर गए और फिर वहां पढ़ के अपना मेहनत करके और एसएससी के थ्रू सेलेक्ट हुए। एसएससी में एक जॉब मिल गई, जॉब मिलने के बाद ग्रेजुएशन लेवल की, तो एक मेंटली फ्री हो गए, दिमाग से फ्री हो गए। वो घर से पैसे मांगने का जो सिस्टम था वो बंद हो गया। तो जैसे ही बच्चा इंडिपेंडेंट होता है ना, पहली चीज तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, क्योंकि उसको पता है अगर मेरा आगे सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो मैं भूखा नहीं मरूंगा। मुझे पापा से हर महीने 1000-2000 दे दो पिताजी, इस बार किताब खरीदनी है, इस बार कपड़े खरीदने या ट्यूशन फीस भरनी है, इसकी चिंता नहीं है। 2012 में वो नौकरी लग गए। इसके बाद लगातार 12 या 14 में, इसके बाद लगातार मेहनत करते गए, टारगेट बना लिया कि टारगेट यूपीएससी है। कई सालों साल मेहनत की, एक अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, दूसरा फिर साल में एक ही तो अटेम्प्ट का मौका मिलता है, फिर दिया, फिर रह गए, तीसरे में भी रह गए। तीसरे में सिलेक्शन हुआ था आरएएस में। तो आरएएस आप जानते हैं कि बहुत लोग तो ज्वाइन नहीं करते। दिसंबर में कह रहे थे 2019 में सिलेक्शन हो गया, लेकिन ज्वाइन नहीं किया था, अभी सीजीएल के थ्रू ही काम कर रहे थे। फिर अब जाके चौथे अटेम्प्ट में 29 साल की उम्र में वो यूपीएससी के टॉपर बने हैं। तो यूपीएससी के टॉपर बनना कोई हंसी मजाक नहीं है, या तो बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग हो, घर वालों ने, जैसे टीना डाबी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ले गई थी 22 साल में, कारण उसके पिता और मां भी इसी सर्विसेज से जुड़े हुए थे। 10th के बाद उसकी कोचिंग वगैरह प्रॉपर पे ध्यान दिया था, उसकी मां ने बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके उस बेटी को पढ़ाया। लेकिन प्रदीप मलिक जी तो आम परिवार से थे, किसानों के घर से थे, गांव से थे, इनको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। तो पहली चीज क्या की? इंडिपेंडेंट बने। इंडिपेंडेंट बनने का फायदा क्या हुआ? घर वालों ने वो प्रेशराइज करना बंद कर दिया, अब जाके बिल्कुल फ्री हो गए। और आज देख लो पीएम सीएम सब बुलाते हैं बधाई देने के लिए। तो ये होता है अपने आप को प्रूव करना। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई यूपीएससी टॉप कर जाएगा, लेकिन एक स्टैंड तो हर कोई बना सकता है ना। जब प्रदीप मलिक ने भी अपना पहले स्टैंड बनाया, उसके बाद फिर ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे ये जो यूपीएससी का जिक्र है, ये क्यों आया यहां से? अब ध्यान से सुनो, उच्च सदन क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया की जो सर्विसेज हैं, जिसमें मेनली 3 आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, और ये है फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन नहीं है, फॉरेन लॉ उसमें आती है, फॉरेस्ट सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज हैं, ये आजादी से पहले की हैं, अंग्रेजों के टाइम की, ये 1966 में ऐड हुई थी। तो ये जो इतने हायर लेवल की सर्विसेज है ना, इनमें वो निकलती है वैकेंसी। जैसे इस बार 829 लोग टोटल चुने गए, इनमें से टॉपर्स आईएएस को प्रेफर करेंगे, फिर उसके नीचे आईपीएस होंगे, फिर उसके नीचे आईआरएस वगैरह होंगे। तो आईएएस बनने के लिए तो लगा लो टॉपर्स में आना पड़ता है, ऊपर के, बिल्कुल ऊपर की क्रीमी लेयर। 1.5 महीने इन सबको एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है मसूरी में, और उसके बाद फिर इनको अलग अलग, जैसे आईपीएस है तो हैदराबाद चले जाएंगे सर पटेल वाले इंस्टीट्यूट में, आईएएस है तो मसूरी में रहेंगे, आईआरएस है तो कहीं और चले जाएंगे। यानी ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विसेज है ना, जितनी है, अगर इससे ज्यादा बढ़ानी है, कोई भी अगर नई ऐड करनी है, तो वो पावर राज्यसभा के हाथ में है। लोकसभा नहीं बढ़ा सकती, यानी प्रधानमंत्री नहीं बढ़ा सकते आईएएस आईपीएस के पदों को। अगर कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा को क्रिएट करना है, नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करनी है, तो ये पावर राज्यसभा के हाथ में, इसीलिए ये उच्च है। ब्यूरोक्रेसी का सारा खेल जो है ना बढ़ाने घटाने का, वो राज्यसभा का पहला पॉइंट, उच्च के कारण बता रही हूं मैं। दूसरा पॉइंट, हमारे देश में मैंने आपको लिस्ट पढ़ाई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, अब सुन लो। 3 लिस्ट है संविधान में, एक का नाम है सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची, जिसमें जितनी बातें लिखी हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी।
करेगी। एक लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट, जितनी बातें लिखी हैं स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। एक लिस्ट का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, उस पर स्टेट भी काम करेगी और यूनियन गवर्नमेंट भी काम करेगी। तो हमारे देश में स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट काम करती है। लेकिन अगर राज्यसभा को लगे कि स्टेट लिस्ट या जिसको आप कहते हो राज्य सूची का कोई विषय देश के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो राज्यसभा राज्य सूची से उठा के उस टॉपिक को और केंद्र को दे देगी, आप काम करो। उल्टा नहीं करेंगे, देश का टॉपिक राज्य को नहीं दिया जाएगा, लेकिन राज्यों का टॉपिक उठा के स्टेट लिस्ट से किसको दिया जा सकता है? केंद्र को। ऐसा मैक्सिमम करते हैं एक बार में 1 साल के लिए, अगर आगे जरूरत लगे तो देंगे, वरना वापस राज्य को दे देंगे। ये काम लोकसभा नहीं कर सकती कि लिस्ट मैं बनाऊंगी, मैं अपनी मर्जी, नहीं, राज्यसभा एनालाइज करेगी और राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को उठा के यूनियन गवर्नमेंट को दे सकती है। ये लोकसभा नहीं कर सकती, ये 2 बहुत बड़े काम है, इसलिए इसको कहा जाता है उच्च सदन। तो नए IAS IPS की पोस्ट क्रिएट करनी हो या अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो या राज्य सूची के किसी विषय को देश को सौंपना हो, तो ये 2 बड़ी पावर किसके हाथ में है? राज्यसभा के हाथ में। इसलिए राज्यसभा क्या कहलाती है? उच्च कहलाती है। अब उम्मीद करती हूं कारण समझ में आ गया होगा। इसके पास सारी पावर्स हैं, पैसे की, प्रधान, सब कुछ इसके पास है, लेकिन इन 2 के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? निम्न सदन। IAS IPS वाली नहीं क्रिएट करना और राज्य सूची के विषय को ट्रांसफर करना। ठीक है, अब ये देखो स्थायी कैसे है। आज तक राज्यसभा कभी टूटी ही नहीं, कभी नहीं टूटी। आज भी 1952 में पहली राज्यसभा बनी, आज भी पहली ही चल रही है। आदमी आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, वो एज इट इज है। लोकसभा भंग की जाती है, हर कितने साल बाद भंग की जाती है? 5 साल बाद। 5 साल बाद क्यों की जाती है? क्योंकि टेन्योर ही 5 साल का लिखा हुआ है। किसका टेन्योर 5 साल का है? 2024 में चाहे मोदी जी कुछ भी कर ले, तब भी तो लोकसभा भंग होगी, इलेक्शन होंगे, दोबारा तिबारा बने अलग बात है, ना बने अलग बात है, वो हमारा मुद्दा ही नहीं है। लेकिन लोकसभा भंग हुए बिना इलेक्शन थोड़ी हो जाएंगे, तो लोकसभा तो भंग होगी ही होगी। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, क्योंकि ये परमानेंट है, ये स्थायी है। जबकि ये कैसी है? अस्थायी। ये कभी कभी तो महीनों में भी भंग हो जाती है, कभी सालों में भंग होती है। 5 साल बाद तो कंफर्म होगी, 5 से पहले भी भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति भंग करता है। अगर कहना इसको भंग करने का अधिकार किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। जनरली PM की सिफारिश से ही इसको भंग किया जाता है, या कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूं अब तुम दोनों को कंपेयर कर पाओगे। इसकी एज कितनी है? इसका मेंबर बनने की 25, यहां मेंबर बनने की उम्र 30। इसका नाम, इसको पावर किससे मिली? जनता ने भेजे। इसको पावर मिली राज्य के MLAs ने इनको भेजा, तो नाम पड़ा राज्यसभा। ये निम्न है क्योंकि इसके पास 2 पावर नहीं है। कौन सी? नए IAS IPS वाली और राज्य सूची का विषय ट्रांसफर करने वाली। ये दोनों पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास। राज्यसभा आज तक पहली चल रही है, स्थायी है, कभी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा आज 17वीं चल रही है, अस्थायी है, हर 5 साल में भंग होगी ही होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब और ध्यान से सुनो, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में टोटल मेंबर कितने MP? इन दोनों के मेंबर्स को MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन एक MP जनता भेजती है, एक MP को MLAs भेजते हैं। अब देखो, लोकसभा में टोटल मेंबर अभी 2020 से पहले तक मैं पढ़ाती थी 552, लेकिन आज मैं पढ़ा रही हूं मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 550। ये 52 हट गए इसी साल 26 जनवरी 2020 को, ये हट गए। एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। 550 अब मैक्सिमम होंगे, इससे ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। ये 550 मैक्सिमम, और इन 550 को भी समझना सब लोग पहले। ये कैसे बनेंगे? देखो ऐसे बनेंगे, ये 530 प्लस 20 तो कितने हो गए? 550। मैं पिछले साल तक पढ़ाती थी +2, ध्यान से समझो। अब ये +2 नहीं आएंगे, क्योंकि इसी साल जनवरी 2020 में हमारे संविधान की उस बुक में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया, और उस संशोधन का नंबर है 104, 104वां संविधान संशोधन। जनवरी 2020 में कहा, अब के बाद जो ये 2 आदमी अलग से एक ग्रुप को बिलोंग करते थे, जिसको आप कहते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन समझे? एंग्लो इंडियन को लिखा गया है संविधान में। कौन होते हैं एंग्लो इंडियन? एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके पिता, कोई भी ऐसा इंडियन जिसके या तो पिता या उसके दादा अंग्रेजों से संबंधित रहे हों, विदेशी हों, लेकिन उनकी मां हर हाल में इंडियन हो। यानी उन्होंने, विदेशियों ने शादी इंडियन औरतों से की। औरत इंडिया की हो और आदमी हो बाहर का। विदेश का विदेश मेनली यहाँ पे अंग्रेजी होंगे, क्योंकि वही यहाँ पे मेन यहाँ के एरिया पे राज करते थे। तो जिसके दादा या पिता विदेशी हो और जिसकी मां इंडियन हो, उन्हें हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन की तादाद कोई 1-2 नहीं है, लाखों एंग्लो इंडियन से जब देश आजाद हुआ उस टाइम पर। फिर धीरे धीरे करके उनकी पीढ़ियां बहुत सारी चली गई, लेकिन आज भी एंग्लो इंडियन इंडिया में है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गए। पर इतने साल बीत गए, अब भारत की सरकार को लगा कि अब एंग्लो इंडियन की जरूरत नहीं है। उस टाइम थी जरूरत, लेकिन अब धीरे धीरे उन सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस साल इसे अब थोड़ा सा और ध्यान से समझना। हमारे देश में कश्मीर का मुद्दा आप सब जानते हैं। कश्मीर है उत्तरी हिस्सा, ध्यान से देखो, ये जो हिस्सा है इस पे पाकिस्तान कब्जा करके बैठ गया था ना, ये पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर रखा है। इस हिस्से में जो ये कब्जे वाला इलाका है, इसको आप कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। 1947 के बाद जो युद्ध हुआ था ना हमारा और इनका, उसमें ये इस इलाके में आके घुस के बैठ गए, फिर निकले नहीं। फिर कोई बात नहीं निकले, तो हमने भी उतना ऐसे हाहाकार नहीं मचा, लड़ाई की कोशिश की, पर चलो कोई नहीं। हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली, ड्रॉ इन द सेंस मान ली, काल्पनिक रेखा, कि भाई ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इससे आगे नहीं आओगे, इससे आगे आओगे तो बात बिगड़ जाएगी। जैसे कारगिल के टाइम पे हुआ था, वो कहानी मैंने पूरी यूट्यूब पे सुनाई थी। LOC क्रॉस ही तो कर गए थे ये, जब कारगिल का युद्ध हम लोगों ने किया था 1999 में। तो LOC अब हमारे और पाकिस्तान ने जो छीन रखा है, ये कब्जा जमा के बैठा है, इसके बीच की लाइन है। ये कश्मीर ही है, लेकिन ये पाकिस्तान के कब्जे में है। और यहीं पे है वो ऊंचे पहाड़ जिसको कहते हैं K2, कराकोरम श्रेणी का। तो POK है ये। इसके बाद जो ये नीचे की छोटी सी पट्टी है ना, ये कहती है मैं आजाद कश्मीर हूं, भाई मैं इंडिपेंडेंट कश्मीर हूं, आजाद कश्मीर। असलियत ये है कि ये भी
कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ ही इन्वॉल्व है। ठीक है, जो ये चाइना के साथ हमारा हिस्सा है ना, इस हिस्से पर चाइना ने कब्जा कर लिया था 1962 में। जब हमारी और चाइना की लड़ाई हुई तो चाइना ने इस हिस्से पे कब्जा कर लिया। तो ये एक डिस्प्यूट का है पूरा इलाका। खैर यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, ऐसा यहाँ बसावट नहीं थी, पर फिर भी जैसे कोई भी देश अगर ऐसे आगे बढ़ता जाए तो कल को वो पूरे को भी तो हथिया सकता है ना। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन आपस में बहुत अच्छे दोस्त बनने की एक्टिंग तो कम से कम करते हैं, चाहे दोनों चोर, मन में इनके दोनों के में चोर है, लेकिन फिर भी एक्टिंग करते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं। तो उन दोनों का नुकसान हमें हो सकता है। अब जो ये हमारा कश्मीर है ना, इस पे आर्टिकल 370 के तहत ये विशेष राज्य का दर्जा था, जो उस टाइम पे जरूरी था। बहुत लोगों ने मना किया, अम्बेडकर जी ने मना किया था, लेकिन नहीं माने थे नेहरू जी, और फिर फाइनली जाके उन लोगों ने विलय पत्र पे साइन करके और ये विशेष राज्य का दर्जा, इसका अलग संविधान था। लेकिन अब पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 को हमारी भारत सरकार ने पूरा प्लान के तहत इनके ऊपर इस पूरे इलाके में अपना कब्जा करके इसका विशेष राज्य का दर्जा पहले तो खत्म कर दिया, आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, और उसके बाद कहा कि इसका डिवीजन अब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां लागू होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं अब इसका बंटवारा दो हिस्सों में हो गया। एक हिस्से को आप कहते हैं जम्मू कश्मीर और एक हिस्सा आपका वो लेह लद्दाख वाला बन गया, जिसको आप लद्दाख यूटी के नाम से, राजधानी है उसकी लेह, तो लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए। लेकिन अभी जैसे एकदम से इतना बड़ा चेंज हुआ, ये थोड़ी कि यहाँ इलेक्शन होगा और सब काम हो गया। यूटी है तो वैसे भी सीएम ऐसा बनेगा नहीं, लेकिन दो यूटी आपको पता है, दिल्ली प्लस पुदुचेरी जहां सीएम है, इसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम आएगा। देखना, जम्मू कश्मीर के भी सीएम चुने जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा चीजों को नॉर्मलाइज होने में टाइम लग जाएगा आगे जाके। ठीक है, तो फिलहाल में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख वाला इलाका यूटी में ऐड कर दिया गया पिछले साल 31 अक्टूबर से पहले। ये जम्मू कश्मीर विशेष राज्य के दर्जे पर था। चलिए वापस आते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं, जो ये सीट पढ़ेंगे ना इनमें देखना। अब ये 530 प्लस 20 है, 530 तो आएंगे राज्यों से, तो उस राज्यों में उस टाइम कश्मीर भी तो था, कश्मीर की 6 सीटें थी, तो अब ये सीटें तो एज इट इज रखेंगे ना, एकदम थोड़ी इनको हटा देंगे। तो उस कंडीशन में क्या किया, अब कश्मीर बन जाएगा यूटी आगे आने वाले टाइम में, तो हो सकता है कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। अभी फिलहाल में जो ये वाला पीओ के मैंने तुम्हें दिखाया है ना, यहाँ जनसंख्या रहती है, यहाँ आबादी थी, बड़े बड़े जिले थे यहाँ पर, उन जिलों की आबादी में अगर कभी वो हमने अपने हिस्से में लिया ये वाला हिस्सा, तो यहाँ से 7 सीटें आएंगी। ये 7 सीटें अभी नहीं आती, जो आप ये 20 देख रहे हो ना, ये सिर्फ 13 आ पाते हैं, 13, ये 530 आते हैं और ये 13। ठीक है, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, इसको आप ऐड करेंगे तो ये बन गया 543। और मैंने क्या बताया, मैक्सिमम कितना आ सकता है, 550। ये 7 का डिफरेंस कौन है, ये 7 पीओ के वाले। अगर कभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमें वापस मिला या हम उनसे लेने में सक्षम हुए, तो यहाँ से 7 एमपी आएंगे। हमने सीट खाली छोड़ रखी है, जिस दिन हमारा हिस्सा अपना मिल जाएगा वापस, तब 7 एमपी आ जाएंगे। अदरवाइज 543 से हमारा काम चल रहा है। ठीक है, इसमें 2 अलग से कौन आते थे, एंग्लो इंडियन, जो अब नहीं आएंगे। कौन से अमेंडमेंट से हटा दिए, 104वां संविधान संशोधन, इसमें कहा कि लोकसभा के 2 एमपी जो कि क्या थे, एंग्लो इंडियन, वो नहीं बनेंगे। और जिस राज्य में प्रावधान, सब राज्यों में था, हर राज्य में एक एंग्लो इंडियन बन सकता था, लेकिन हर जगह एंग्लो है ही नहीं, तो जबरदस्ती थोड़ी बनाएंगे, जहां थे वहां अब आगे नहीं बनेंगे। ये लिखित में प्रावधान आ गया। उम्मीद करती हूं ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। राज्यसभा और लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन आपको पता भी नहीं चलते, क्योंकि उनका इलेक्शन जनता डायरेक्ट भागीदारी नहीं करती। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जो जनता जिसमें हिस्सा नहीं लेती, हम एमएलए बनाते हैं। ध्यान से सुनो, 2 बेसिक बातें, बहुतों को ये नहीं पता। अब इसके बाद फिर कल पढ़ाऊंगी आगे का। 2 चीजें आज समझ लो, पूरी लाइफ बहुतों को ये पता ही नहीं चलता इनमें अंतर क्या है। समझना, इसको लिखना नहीं, सिर्फ समझने पर ध्यान देना। एमपी और एमएलए क्या है, एमपी को आप कहते हैं सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए को आप कहते हैं विधायक या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहली चीज तो ये समझो कि एमएलए किसी भी राज्य में काम करते हैं और एमपी काम करते हैं देश में। ठीक है, तो बड़े कौन हुए, अगर पोस्ट की बात करें तो एमपी होना बड़ी बात है, लेकिन अपने राज्य विशेष में एमपी की उतनी नहीं चलती जितनी की एमएलए की चल जाती है, क्योंकि राज्य में मेन काम कौन करते हैं, एमएलए। एमएलए को ही आप विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहते हैं। एमपी अलग, एमएलए अलग। अब एमएलए को जनता भेजती है, इन दोनों को जनता भेजती है, मैं और तुम। कैसे, एमएलए को तो हम डायरेक्ट भेज देते हैं, हर 5 साल में देखो हर राज्य में चुनाव होते हैं और आपको मौका मिलता है वोट डालने का। एमपी आप डायरेक्ट वो भेजते हैं, जो जाके कहां बैठेंगे, लोकसभा। जनता के डायरेक्ट राज्यसभा में नहीं जाते, लोकसभा में जाते हैं। यानी आप 2 इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, एक उनके में जो एमपी बनेंगे लोकसभा के, तभी तो लोक है उसका नाम, और एक एमएलए आपके राज्य के। हर राज्य में एमएलए के इलेक्शन अलग अलग होते हैं, कभी कहीं 2017 में हुए, कहीं 18 में, कहीं 19 में, हर 5 साल में होते हैं। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन पूरे देश में सिर्फ एक साथ होते हैं। अब 2019 में हुए, अब 2024 में होंगे। 17वीं लोकसभा चल रही है, 18वीं के 2024 में। लेकिन इन 5 सालों में बहुत सारे राज्यों के अलग अलग चुनाव आपने देखे होंगे। उस चुनाव में कोई भी एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य में इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं जाता। अगर बिहार में चुनाव है तो बिहार की जनता ही वहां वोट डालेगी, उस टाइम कोई हरियाणा या यूपी से उठ के नहीं जाएगा। अगर हरियाणा में इलेक्शन होंगे तो हरियाणा की जनता वोट डालेगी। लेकिन जब देश में इलेक्शन होंगे लोकसभा के, तो पूरे देश में इलेक्शन एक साथ अलग अलग चरणों में कंडक्ट कराए जाएंगे, और तब हर आम भारतीय जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वोट डाल पाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझ लो कि एमपी देश के स्तर पे काम करते हैं, एमएलए राज्य के स्तर पे काम करते हैं। एमपी 2 तरह के होते हैं, एक लोकसभा में बैठते हैं और दूसरे बैठते हैं राज्यसभा में। ऐसे ही राज्य में भी 2 तरह के लोग बनते हैं, एक एमएलए बन सकते हैं और एक एमएलसी बन सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलसी अलग चीज है, बहुत लिमिटेड है, पूरे देश में नहीं है, लेकिन एमएलए हर राज्य में है। आपके देश में स्टेट्स कितनी है, 28 ना, तो आप ये लगाओ 28 राज्यों में हर राज्य में एमएलए मिलेंगे। 2 यूटी में भी एमएलए हैं, किस किस में, दिल्ली प्लस पुदुचेरी में, ये अलग से यूटी हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो एमएलए जो है चंडीगढ़ में कभी नहीं बनते, कभी भी दादर नागर हवेली
दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली, इनमें कभी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये यूटी हैं। लेकिन इन दोनों यूटी में एमएलए हैं, इनके लिए संविधान का संशोधन है, कुछ चेंजेस के साथ यहाँ पे ये अलाउ किया गया। अब देखो पौंडीचेरी याद है, कल मैंने बताया था पौंडीचेरी को जो छोड़ के गए थे, कुछ खास बातें बताई थी तुम्हें। पौंडीचेरी कोई एक जगह नहीं है, पौंडीचेरी में 4 जिले पड़ते हैं, यनम, माहे, करिकाल और पुदुचेरी। ये 4 जिले 3 स्टेट्स में फैले हैं। ये तमिलनाडु में भी हैं, ये आंध्र प्रदेश में भी हैं और ये केरला में भी हैं। इनमें सबसे बड़े जिले का नाम है ये अपना पुदुचेरी, इसके नाम पर है, फिर करिकाल, फिर यनम और फिर माहे। सबसे छोटा माहे है केरल वाला, ठीक है। तो पौंडीचेरी में इलेक्शन होते हैं सीएम के, एमएलए के, और दिल्ली में। बाकी चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव और अपना अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनमें इलेक्शन नहीं होते। अब कश्मीर की स्थिति जो है उसमें थोड़ा सा भी उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वहां अब तक तो राज्य था, तो राज्य का सीएम और ये सब बनता था। अब भी कह रहे हैं कि उसमें यूटी है, लेकिन जैसे इन दोनों में बनते हैं ना सीएम, हो सकता है आने वाले सालों में यहां भी सीएम का प्रावधान करें। पर अभी चीजें अंडर कंट्रोल रखने के लिए सरकार ने बंदिशें लगा रखी हैं। अभी वहां लाइफ उतनी नॉर्मलाइज नहीं हुई जितनी कि बाकी राज्यों में, बाकी देश में है, ठीक है। चलिए, लोकसभा का टॉपिक मैंने आज आपको कोशिश किया थोड़ा बहुत समझाने की। ये एक दिन का टॉपिक नहीं है, कल फिर इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। कल लोकसभा, राज्यसभा का और ज्यादा क्लियर तरीके से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।